Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं विमल कुमार साहब, जो गांधीइज्म से जुड़े रहे हैं, सत्याग्रह मूवमेंट में भी शामिल हैं। लोगों के जहन में ये बात डाल दी थी, दे आर सुप्रीम की चेतना जितने ऊपर जाएगी जी, वो बाहर की दुनिया उसी हिसाब से बनाएगा। उसको हर वक्त अपने एक दुश्मन की जरूरत है। तो मार्केट के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो सत्ता होती है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि आप इनको फ्री कीजिए कि हम इसको खरीद सकते। तो जो अमेरिका की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको पूरे दुनिया को आप मुहैया कराना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 13 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। एक पृथ्वी ये प्रोवाइड नहीं कर सकती। बिना कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय किए हुए कैपिटलिज्म हो नहीं सकता। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। स्पेसिफिकली कि गांधीइज्म है क्या, पर्सनल आपको इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला यहाँ आने का, इसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट कैसे चलाया जाना चाहिए, कैसे चलता है। सर, गांधीइज्म के बारे में आपने बहुत सारी चीजें बताई, उनके जो प्रिंसिपल थे उसके बारे में बताए, कहाँ से शुरू हुआ, कब से ये मूवमेंट चल रहा है, इसकी असल सोच क्या है, ये सब आपने बताई। ये इसका फाउंडेशन क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है गांधीइज्म का? मैंने आपसे जिक्र किया कि गांधी जी के पूरे जीवन में मूवमेंट के दो हिस्से जी, एक उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्टheid के खिलाफ किया, रणभेद किया, तो दूसरा इसमें हिंदुस्तान में। लेकिन दोनों जगह एक चीज कॉमन, कोलोनियलिज्म। किनके द्वारा कोलोनियलिज्म है? वो लोग जो ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची सभ्यता हमारी, जो ये कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात, जो ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात, जो ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की बात। तो फ्रीडम की बात करने वाले, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लाने वाले, वो पूरी दुनिया में कोलोनियलिज्म कैसे ला सकते हैं? ये वो सवाल था जहां से गांधी इसको समझने की कोशिश की। अब मतलब जैसे आज के दौर है उसी तरह उस वक्त का भी दौर यही था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो मतलब वो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने लोगों के जहन में ये बात डाल दी थी, दे आर सुप्रीम। जी, ये उन्होंने लोगों के अंदर डाल दी थी। गांधी जी का ये काम था कि सच्चाई सामने लाना कि ये सही नहीं है। जी, तो मैं अच्छा सर, तो इस बात को ढूंढने में उन्होंने सोचा कि थोड़ा फिलोसॉफिकल इश्यूज आ जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ये जो नैतिकता है ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही। तो उन्होंने मुख्य रूप से दो चीजों को फोकस किया। मैं उन दोनों का जिक्र कर देता हूँ फिर आप। एक तो जो तुलना थी, वो तुलना इस तरह से की जाती थी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में गिरावट आ गई है, उस गिरावट की तुलना यूरोपियन सिविलाइजेशन जो अपने हाईएस्ट आइडियोलॉजी है उसके साथ करती। ये गलत है। तो गांधी जी ने जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी, उनके जो तत्व ज्ञान था, जो फिलोसफी थी, जो आइडियोलॉजी, उसके आधार पर इसकी तुलना की कोशिश की, जिससे आप अगर एक आइडियोलॉजी है और उसके लोगों का पतन हो जाए, तो जो पतन हुआ है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी, उनकी एक खासियत थी, वो ये कि देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंडिविजुअल्स भी हैं, लेकिन वो कम्युनिटी में भी रहते हैं, सोसाइटी में भी रहते हैं। तो उनकी एक इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस से चेतना है, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी की भी चेतना है। ऐसा नहीं कि कम्युनिटी है। तो ये कहा कि ये जो हमारी कॉन्शियसनेस कॉमन टू ऑल है, ये जो चेतना सब में व्याप्त है कम्युनिटी में होने के कारण, वो चेतना सुपीरियर होगी उससे जो इंडिविजुअल की इगोइस्टिक सेल्फ की चेतना है।
और ट्रेडिशनल सोसाइटीज में इसीलिए जो इगोइस्टिक सेल्फ की कॉन्शियसनेस है वो लोग जो हैं सेक्रीफाइस करते थे जो कॉन्शियसनेस कॉमन टू ऑल होती थी, जो कम्युनिटी की जनरल चेतना है जी। उसके। और कैपिटलिज्म का आधार क्या था? कैपिटलिज्म का आधार वो फिलॉसफी थी जिसमें इंडिविजुअलिज्म को महत्व दिया गया। जो यूरोपियन फिलॉसफी का बेस है वहाँ इंडिविजुअलिज्म से जो इकोनॉमिक मोटिवेशन है उसका सोर्स बन गया सेल्फ। सेल्फिशनेस। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जिनके बाद से इकोनॉमिक्स को जाना जाता है, एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब ने कहा कि हर व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है और एक इनविजिबल फोर्स है, इनविजिबल से उनका मतलब था मार्केट, जो इस सारे सेल्फ इंटरेस्ट को इक्विलिब्रियम में रखती है, बैलेंस में रखती है। इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना, ये सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी के बेसिस पर कॉन्शियसनेस कॉमन टू ऑल है, मोरल वो- खत्म नहीं हुआ था, मोरल नहीं खत्म मोरल हुआ जाएगा उसमें। नहीं, उसको आप खत्म करेंगे। जी। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म वहीं पहुंचा जहां उसने कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय किया। बिना कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय किए हुए कैपिटलिज्म हो नहीं सकता। ये बुनियादी बात है जिसको गांधी ने कहा, इसको समझिए। और अगर आपको कैपिटलिज्म को फाइट करना है, उसके खिलाफ लड़ना है, तो आपको कम्युनिटी को खड़ा करना है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस कॉमन टू ऑल जो है, जो श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस है, वो तभी प्रिवेल करेगी जब कम्युनिटी हो। नहीं तो क्या होगा, इंडिविजुअल की जो इगोइस्टिक सेल्फ है वो प्रिवेल करेगी, वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो जो उनका ग्राम स्वराज्य का विचार है या लोक स्वराज्य का विचार है या ग्राम गणराज्य का विचार है, वो कोई पुरातन पंथी नहीं है कि पुराने समाज को लाके खड़ा करना है। ये सर्वाइवल की रीजन ये होगी एक ये तरह से। पोस्ट ट्रेडिशन, जैसे जी। आज आप कहते हैं ना पोस्ट मॉडर्निज्म, तो वैसे ही गांधी इज बोथ पोस्ट ट्रेडिशनल एंड पोस्ट मॉडर्न। तो वो कहते हैं कि अब इसके बाद भी क्या हुआ, मैं एक और बात जी। कि एक कॉमन कॉन्शियसनेस के निर्माण जो है उसको तो खत्म किया, कम्युनिटी खत्म पूरी दुनिया में। देखिए सबसे पहले उन्होंने अपने यहाँ कम्युनिटी खत्म किया। किसी कैपिटलिस्ट कंट्री में आपको विलेज नहीं मिलेगा, और कैपिटलिस्ट पेनिट्रेशन वही होगा जहाँ कम्युनिटी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन Individualism बन गया। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि कुछ क्रांतियां भी हुई दुनिया में। अमेरिका में हुई इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रांस में हुई इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के लिए, रशिया में हुई, चाइना में हुई। तो ये जो कैपिटलिस्ट जो थिंकर्स हैं, जो उनका थिंक टैंक है, उन्होंने देखा कि हमने कम्युनिटी तो खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद क्रांतियां हो क्यों रही? क्रांतियां इसलिए हो रही थी कि कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई आइडियोलॉजी आ जाता था। अगर आपने कहा कि समानता होनी चाहिए, तो अगर समानता होनी चाहिए तो ये एक कॉमन कॉन्शियसनेस का कारण बन जाता था। कम्युनिटी नहीं है तो भी कोई अगर आदर्श आता है तो वो लोगों में टेम्पररी ही सही, लेकिन एक यूनिटी बना देता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के खिलाफ, जो इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस के। आज का दौर जो है वो ये दौर है जिसमें जो आदर्श है, जो आइडिया है, वो पब्लिक डिस्कोर्स से, हमारे जो विमर्श है उसके बाहर। ये जो आज की लड़ाई है वो ये भी एक, ये एक है मैंने आपको बताया। और दूसरा जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में मान्य थी बात, वो ये कि व्यक्ति की चेतना जितने ऊपर जाएगी, जी। वो बाहर की दुनिया उसी हिसाब से बनाएगा। बहुत लो लेवल का, लो चेतना का व्यक्ति जैसी दुनिया बनाएगा वो, और जो उच्च लेवल का व्यक्ति बनाएगा उसमें भूत को अगर दुनिया बनानी होगी तो जो नई सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, इसके मूल में ये है कि जो इनर सेल्फ है, जो चेतना के लिए, वो और जो आउटर वर्ल्ड है इसमें डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसलिए आउटर वर्ल्ड में आप विकास करते जा रहे हैं, आप रेल बना लेंगे, हवाई जहाज बना लेंगे, कुछ भी,
लेकिन इनर वर्ल्ड में जो चेतना बनना है वो नहीं बनी। तो जब इनर वर्ल्ड में चेतना नहीं बन रही है तो ये बाहर का जो विकास है इसके साथ साथ विकार भी जुड़ता चला जाता है। अगर युद्ध हो रहा है, अगर डिप्रेशन है, अगर लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो इसका कारण ये है कि आपने अंदर की चेतना नहीं बनी। आप इसको तो प्रोजेक्ट करते हैं हम्म, कि आप देखिए हमने कितने हवाई जहाज बना लिए, कितने रोड बनाए। आप ये नहीं कहते हैं कि हमने युद्ध के कितने सामान इकट्ठा कर लिए। आज हमने लोगों के बीच में अविश्वास कितना पैदा कर दिया। आज हमने कितना ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन में ला करके रख दिया। तो ये जो चेतना, उच्च चेतना में जाना और बाहर की दुनिया बनाना, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, गांधी इसको भी बनाते हैं, एडजस्ट कर जो जी यूरोपियन सिविलाइजेशन में नहीं है। मैं आपसे कह रहा था ना कि ये जो सिविलाइजेशन के खिलाफ की लड़ाई है, इसमें ये मुख्य रूप से दो चीजें, बाकी भी और लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से भी ये बात ठीक है। इंडिविजुअलिज्म यहाँ पर अगर बढ़ता होता तो जो कम्युनिज्म इतना बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता। हाँ, इसको एक दूसरे तरह से कह सकते हैं। जी दूसरे तरह से ये है कि जैसे जो मैं कुछ चेतना की बात करता है या कॉन्शियसनेस कॉमन की बात करता है, तो ये जो चेतना जब ऊपर को उठती है तो ये जो बैरियर्स हैं हमारे, जी इन बैरियर्स को ट्रांसेंड करती है। बॉडी के बैरियर को ट्रांसेंड करती है, इससे आगे चली जाती है। परिवार है तो परिवार से आगे चली जाती है कि नहीं हम केवल परिवार के लिए नहीं है। जाति है तो जाति को ट्रांसेंड करती है, उसके आगे ले जाती है। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र के आगे ले जाती है कि एक राष्ट्र दूसरे के खिलाफ नहीं है। तो ये इसका जो एक्सपेंशन है, जैसे जैसे चेतना ऊंचे स्तर पर जाती है, इसका Barriers खत्म होते हैं। एक्सपेंशन ऐसा होता है कि ये सबको अपने में समाहित करती जाती है, ये किसी के खिलाफ नहीं होती। लेकिन जो इगोइस्टिक सेल्फ है ये भी अपने को विस्तार करने के लिए ढूंढता है। आपका इगोइस्टिक सेल्फ है, मेरा इगोइस्टिक सेल्फ है। हम दोनों ने क्या किया कि हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये हमेशा एक बाउंड्री बनाता है जो किसी के खिलाफ हो जाए। जी धर्म जो है इसके दो पर्पस हैं। एक तो ये कि इंडिविजुअल को चेतना के उच्च स्तर पर ले जाए, और दूसरा ये जो बाउंड्री है जिस दूसरे को अलग मानने का है उसको ट्रांसेंड करे कि नहीं, हायर लेवल पर हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इन्होंने क्या किया कि जो इगोइस्टिक सेल्फ है इसने लोगों को जोड़ा इस तरह से कि हम एक ऐसी बाउंड्री बनाएंगे जिसमें दूसरे के खिलाफ हो। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया में, केवल हाँ। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका नतीजा ये हुआ कि जो धर्म स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाता था, आध्यात्म की ओर ले जाता था, उधर से हट गई और एक ऐसा कुनबा बनाने लगे, गिरोह की तरह बनाने लगे, जो तभी टिक सकता है जब अपने लिए कोई दुश्मन ढूंढ दे। अगर दुश्मन नहीं ढूंढेगा तो टिकेगा नहीं, उसको हर वक्त अपने एक दुश्मन की जरूरत है। ये राज सत्ता में पहुंचाने का रास्ता। तो ये जो धर्म का दुरुपयोग हुआ जिसका आपने अभी जिक्र किया, जी वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर गांधीयन वे में आप देखें तो गांधी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। इसीलिए उनका जो संघर्ष का तरीका है, लड़ाई का तरीका है, वो भी अलग है। वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ से नहीं जाए, अंग्रेज रहना चाह रहे हैं लेकिन अंग्रेजियत यहाँ नहीं रहेगी। कि हेट द सिन नॉट द सिनर। अगर आप बिल्कुल में गड़बड़ी है तो मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा, लेकिन आप जिस पाप को ढो रहे हैं उस पाप के खिलाफ खड़ा है। जो जिस सिन को आप ढो रहे हैं उसके खिलाफ। बिल्कुल ये पूरा अप्रोच, और इसीलिए इस पूरे के कारण ही गांधी बेसिकली क्रांतिकारी, अहिंसक क्रांति। तो इसके ही कारण गांधी के क्रांति का जो तरीका है वो जो ट्रेडिशनल क्रांति के तरीके हैं उनसे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो ये जो इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। मतलब एक पूरी दुनिया में इस वक्त कैपिटलिज्म बहुत चरम सीमा पर है। जी उसने वेल्थ को डिसेंट्रलाइज करने से रोका हुआ है। मतलब अगर किसी भी एक कंट्री में जहाँ पर भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का
जो गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का काम सबसे बड़ा ये होना चाहिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी और नैतिकता के हिसाब से भी कि जो भी रिसोर्सेज है उसका ऐसी प्लानिंग, ऐसी पॉलिसीज हो कि वो बराबर से करीब करीब हम्म, सारे लोगों में बटे वो रिसोर्सेज। और उस जब वो रिसोर्सेज सेंट्रलाइज होती हैं किसी एक समूह, एक कुनबे की तरफ, वो हो गई कैपिटलिज्म हो गया। और ये कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। और गांधीइज्म का जो फॉर्मूला है वो क्योंकि इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ भी है, इंडिविजुअल का मतलब सेल्फिशनेस के खिलाफ है। हमें एक दूसरे को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है जहाँ हम रहते हैं। वो भी एक जो सफाई की आपने बात की, स्वच्छता एक जैसे बात है, एक छोटी सी बात है, वो बहुत सारे इस तरह के उसमें विचार बाहर निकलते हैं। फिलहाल जो अभी मामला चल रहा है उसमें सत्याग्रह मूवमेंट एक बार फिर से ये नाम आया है, सत्याग्रह। तो एक्चुअली ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बैकग्राउंड इसका क्या है, गोल क्या है सत्याग्रह का? जी जी मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि गांधी जी ने क्रांति के तरीके में क्रांति किया। जी ये थोड़ा आपने जो सवाल किया उससे जुड़ा हुआ है। पहले क्रांतियां होती तो क्या होता था? उस क्रांति को करने के लिए एक संगठन होता था। जी वो संगठन भी हायरार्किकल होता था। तो जब एक बड़ा आंदोलन होता है और क्रांति होती है तो जो जनता की सत्ता है, जो जनता की ताकत है, जो जनता की ऊर्जा है, उसमें एक विस्फोट होता है, एकदम से प्रकट होती है। पीपुल्स पावर जिसको आप कह सकते हैं, पीपुल्स एनर्जी, वो प्रकट होती है। लेकिन प्रकट होने के बाद जो आंदोलन करने वाला संगठन है, जब वो सत्ता के नजदीक आता है या सत्ता हासिल करता है, तो वो सारे की सारी जो जनता की ताकत है वो संगठन एप्रोप्रिएट कर लेता है, वो अपने में समझ, जनता में नहीं रह जाता है। एक चीज। और जब वो सत्ता में जाता है, चाहे जो भी, माओ गए, स्टालिन, माओ, लेनिन और स्टालिन गए, जो भी, देन दे बिकेम मच मोर पावरफुल। अपने पहले के जो शासक थे उनकी तुलना में ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। क्यों ताकतवर हो गए? क्योंकि इन्होंने वो ताकत भी हासिल कर ली जो जनता के बीच से पैदा हुई। जी सपोर्ट और तो जब ज्यादा ताकतवर हुए तो ज्यादा टायरेनिकल होने की भी क्षमता इनकी बढ़ी, टायरनी नहीं बढ़ी। इसी कारण से जो गांधी का तरीका है, इसी से सत्याग्रह आता है। वो तरीका ये है कि जो जनता की ताकत खड़ी होगी, जब किसी आंदोलन से जो जनता की सत्ता खड़ी होगी, जो जनता की ऊर्जा खड़ी होगी, वो सत्ता और ऊर्जा जनता को ही मजबूत करेगी। इससे लोक सत्ता का निर्माण। तो उन्होंने कहा इसलिए इस आंदोलन के बाद राज सत्ता ज्यादा मजबूत नहीं होगी। कौन मजबूत होगा? जनता की ताकत मजबूत होगी। और इसलिए जनता की सत्ता का निर्माण करने का काम इस आंदोलन के साथ साथ होना चाहिए। ये जो उन्होंने रचनात्मक काम जो किया, जी जो उन्होंने आश्रम सारे बनाए, उसके पीछे यही था कि नया जो समाज बनना है, उस नए समाज के बनने में नया जो आदमी होगा, कुछ चेतना वाला आदमी होगा, जी समाज में दूसरे के लिए त्याग करने वाला होगा, सहिष्णुता वाला होगा। तो अब फर्क क्या हो गया कि जो पुरानी क्रांतियां थी वो सारा जो परिवर्तन था वो राज सत्ता के माध्यम से करना चाहता। राज सत्ता में गया, राज सत्ता के माध्यम से हम चेंज करेंगे। लेकिन राज सत्ता के माध्यम से चेंज करना है तो राज सत्ता के चेंज का एजेंट कौन है, उसकी उसकी अल्टीमेट जो सैंक्शन है वो कहाँ है? तो पता लगा कि राज सत्ता तो इस पे टिकी हुई है, उसके पास पुलिस बल है, सशस्त्र बल है, दंड शक्ति है। जी बिल्कुल तो वो जब अपनी कोई चीज लागू करना चाहती है तो इस ताकत से लागू करेगी उसका। अगर लैंड रिफॉर्म भी लागू कर रही है तो अपनी पुलिस ताकत के साथ लागू कर रही है, मिलिट्री की ताकत। अब आप उसका खिलाफत करेंगे, उसके विरोध में करेंगे तो वो पूरी तरह से आपको कुचलने के लिए खड़ी होगी। और ये पूरी दुनिया में होता है, वही इन्होंने किया। ये जो गांधी ने कहा कि अगर आप
प्रेम के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से थोड़ा कष्ट सह करके दूसरे के एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। जी और तो अहिंसक समाज का निर्माण करने के लिए इन शक्तियों को, प्रेम की शक्ति को, करुणा की शक्ति को, सहयोग की शक्ति को, इसको आधार बनाना पड़ेगा जनता की सत्ता के लिए। वो जो मिलिट्री की सत्ता मिलिट्री के लिए। की और उसकी जी सत्ता नहीं। और इसीलिए गांधी के आंदोलन में उस दौर में 37 में जब उनका आंदोलन हो रहा था, नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद, तो दुनिया के बहुत से फिलोसफर्स ने, लोगों ने कहा कि नमक सत्याग्रह तो अपनी जगह है, लेकिन गांधी जी ने जिस तरह से कपड़ों की होली जलाने में, शराब के खिलाफ पिकेटिंग करने में, जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल कर दिया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है उस लेवल पर। तो इस सत्याग्रह मूवमेंट जो है इसमें करंट इश्यूज एड्रेस तो हो जा रहे हैं, इस तरह से करंट इश्यूज एड्रेस होंगे, लेकिन एड्रेस इस तरह से हो कि अ, आम लोगों को ये मालूम हो कि उनके अधिकार, ये कम से कम ये अधिकार है उनका कि उनका जो शेयर है रिसोर्सेज में वो उनको मिल जाए, मिनिमम शेयर तो उनका जी मिल ही जाए, ये उनका राइट है, ना कि अ, उनकी ये लाइबिलिटी वो नहीं है किसी के लिए। मैंने आपसे एक पासिंग वे में अ, जिक्र किया था कि गांधी जी कुछ फोर्सी वो देख सकते थे कि आने वाले समय में जी ये जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर, ये स्टेट पावर के थ्रू होगा ऐसा नहीं है, ये मार्केट के थ्रू होगा। तो जब मार्केट का विस्तार हुआ, थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक्स जी, की जी। चर्चा करता हूँ। वही अहम है एक्चुअली पहले मार्केट का मतलब केवल कमोडिटी के एक्सचेंज से होता था। जी इसके अलावा कुछ नहीं था। आपने कुछ पैदा किया, हमने कुछ पैदा किया, जी जिसको बेचने का बार्टर जो इंस्टीट्यूशन था उसको मार्केट। फिर मार्केट में आप लेबर को ले आओ। दुनिया में कोई माँ इसलिए बच्चा नहीं पैदा करती तो मार्केट में खरीदा बेचा जाएगा। प्रकृति बिल्कुल। में लगभग 19.5 बिलियन ईयर से होमो सेपियंस हैं, मतलब इस तरह के हमारे तरह के लोग हैं। जी और उसमें अगर पिछले 500 सालों को छोड़ दें तो मनुष्यों की खरीद फरोख्त का जिक्र नहीं। दास का है। दास इसलिए है क्योंकि वो आप ताकत के बल पे उसको अपने पास है। लेकिन मार्केट में खरीद फरोख्त का, तो मार्केट में लेबर आ गया। जी। दूसरी चीज, हिस्टोरिकली कभी भी जो नेचर था वो मार्केट के दायरे में नहीं था। आपकी नदियां, आपके पहाड़, जी आपके जी रिसोर्सेज, कॉस्ट होनी चाहिए। जी ये सारे रिसोर्सेज मार्केट के कंट्रोल में आ गए जितने हैं। अब आप जब इनको मार्केट के रिसोर्स मिला रहे हैं तो आपको करना क्या होगा कि जो लोग इन प्रकृति के संसाधनों के ऊपर उसमें- ट्रेडिशनली टिके हुए थे, उनको वहां से बाहर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पता लगा कि हंसदेव के जंगल के नीचे बहुत सा मिनरल है और मार्केट इसको कंट्रोल करना चाहता है, क्या करेंगे आप? दो चीजें करेंगे। एक, जितने सारे लोग वहां रहते हैं उनको वहां से कहेंगे कि उनका विस्थापन होगा, विदाउट केयरिंग की इनको दूसरी जगह हम कर रहे हैं तो रोजगार जी, मिल पाएगा। रोजगार कैसे होगा? आप हमारी जमीन से जब उखाड़ देंगे तो हम केवल रोजगार वाले नहीं हैं, हमारी एक सभ्यता है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक जीवन दृष्टि है जो इस जमीन से जुड़ी हुई है। और जब आप जमीन से हमको उखाड़ते हैं, केवल रोजगार से नहीं उखाड़ते हैं, हमारी सभ्यता से उखाड़ते हैं, हमारी संस्कृति से उखाड़ते हैं, हमारी जो जीवन दृष्टि है उससे उखाड़ देते हैं, हमको अलग कर देते हैं, हमारी कम्युनिटी को खत्म कर देते हैं। वो बेसिक चीज है, उसको उसका केवल इकोनॉमिक वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मियरली इकोनॉमिक एंटिटीज, वो केवल इकोनॉमिक एंटिटी नहीं है, कल्चरल एंटिटी है, सोशल एंटिटी है, वो स्पिरिचुअल एंटिटी है, और उससे आप उसको अलग कर देंगे नहीं हो सकता। एक, तो इसलिए सबको, मैंने पहले क्लास से कहा ना कि कैपिटलिज्म को घुसना है तो कम्युनिटी को खत्म करेंगे। दुनिया में हर जगह
जहाँ कोई रिसोर्स मिला वहाँ की कम्युनिटी को वहाँ से हटाओ, कम्युनिटी की दखल होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके ऊपर कंट्रोल हमारा कैसे होगा, थ्रू मार्केट होगा। तो मार्केट के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो सत्ता होती है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि आप इनको फ्री कीजिए कि हम इसको खरीद सकते। जितनी हसदेव का जंगल हो, धार्मिक जगह हो, सब हो जाए। अभी यहाँ पर कर रहे हैं झारखंड। तो जहाँ कहीं कोई कोई एक रिसोर्स मिल जाए, आपको पता लग जाए यहाँ कोयला है, वहाँ से सारे लोग निकाल दिए जाएंगे। आपको पता लग जाए यहाँ पर मैग्नीज है, यहाँ से आप निकाल दिए जाएंगे। पता लग जाए लोहा है, निकाल दिए जाएंगे। पता लगा लिथियम है, निकाल दिए जाएंगे। कोई एक रिसोर्स को आप देख लीजिए, अगर रिसोर्स है हजारों सालों से है, तो वो रिसोर्स ये सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन धरोहर है। प्रॉपर्टी भी शब्द नहीं इस्तेमाल करो। हमको हजारों साल से आ रही है, धरोहर में मिली है, और इस धरोहर को हमको आने वाली जो जनरेशन उनको सौंप के जाना है, इसको और इनरिच कर और समृद्ध करना है। इस तरह से नहीं करना है। ये इसको जब हम ले जाएंगे पूरा का पूरा ड्रेन करके उसको, तो वहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। आप केवल ये पता लगा लीजिए कि बिहार में जो कोयला की खाने, जहाँ जहाँ कोयला सारा निकाल दिया और आगे कोयला वहां से नहीं निकाला जा सकता है, वो उन जगहों की क्या हालत है। बहुत खराब हाल हो गया, वहाँ के लोगों का बहुत खराब। तो एनी रिसोर्स जिसको कि आप ड्रेन करते हैं, वहां पर प्रकृति को नष्ट कर देते हैं आप। इसके बाद आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके COP29 चल रहा है अजरबैजान में। G20 तो अलग है, वो आप सिर्फ एक बात पूछिए कि क्या आज से 500 साल पहले हमारी क्लाइमेट को, हमारी इकोलॉजी को ऐसा कोई खतरा था? वो तो बात भी नहीं था। तो जिनसे खतरा हुआ वही लोग आज ये तय करेंगे। सब फ्यूचर डिसाइड करते हैं भाई। एक प्रेसिडेंट हुए निक्सन, उन्होंने कहा कि अवर लाइफ स्टाइल इज नॉट निगोशिएबल। नहीं, आप लोग सब निगोशिएट कीजिए, हमारी लाइफ स्टाइल को मत चैलेंज कीजिएगा कि इतना करें, कम कर दीजिए। इलाहाबाद में आप रहते हैं, थोड़ी सी कारें बढ़ गई हैं, तब तो ये हाल है। अगर हर किसी के पास एक कार हो जाए तो क्या होगा, और दुनिया में हर किसी के पास एक कार हो जाए तो क्या होगा? सस्टेन कर सकेगी ये पृथ्वी? सस्टेन करेगी? तो कार तभी सस्टेनेबल है जब आप 5% लोगों को कार देते हैं, सबको दे देंगे तो सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल सही। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अपने उसमें कहा है कि अगर जो अमेरिका की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको पूरे दुनिया को आप मुहैया कराना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 13 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। एक पृथ्वी ये प्रोवाइड नहीं कर सकती है। सीधा सा सवाल है, एक पृथ्वी जो प्रोवाइड कर सकती है उसके आधार पे बता दीजिए लोगों को। वेरी सिंपल, कोई इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। हमारे पास एक से ज्यादा पृथ्वी है नहीं। दुनिया को बचाने के लिए नेचुरल जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। और इस पृथ्वी पर केवल हमारा और आपका हक नहीं है, पेड़ों का हक है, जो जानवर हैं उनका है, जो पक्षी हैं उनका है, जो जमीन के अंदर रहते हैं उनका है। का हक मार करके आप रह नहीं सकेंगे। तो इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट सब जुड़ा है। इकोनॉमिक्स से तो इस वक्त सभी कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये सर मतलब नॉन वायलेंस की फिलोसफी भी इसी से जुड़ी है। जी, नॉन वायलेंस की, और ये नॉन वायलेंस की जो फिलोसफी है वो राइजिंग एग्रेशन को देखते हुए ये कैसे इक्विलिब्रियम कैसे बना सकते हैं। इसमें आप इक्विलिब्रियम बनाने की जरूरत है कि किसी चीज को खत्म करने की जरूरत है? और संक्षेप में मैं आप सर नॉन वायलेंस की जो पथ है, वो उसके नैतिक शक्ति में है, उसके आत्मबल में। जब गांधी जी चंपारण में गए आंदोलन के लिए और वहाँ के SDM ने कहा कि आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ, जी तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ करके जगह जाएंगे नहीं, और हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप जो उसके लिए सजा है। और उनका एक फेमस वाक्य है इसमें कि, मुझे वाक्य ठीक से याद नहीं आ रहा, आई डू नॉट, जिसका मतलब ये है कि जो आज का कानून है
मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो उससे सुपीरियर कानून है मैं उसके अनुसार, और वो सुपीरियर कानून क्या है? उसको हमारा overlap नहीं कर कॉन्शियस, सकते। जी, हमारी अंतरात्मा की आवाज, सुपरसीड नहीं कर सकते हाँ। उसको। हम उससे चलेंगे, और हमारी जो अंतरात्मा की आवाज है उससे चलने में अगर आपका कानून टूटता है तो आप हमें जो सजा देंगे। तो जो अहिंसा की क्रांति का मूल है वो अहिंसा, वो आत्मशक्ति है और अंतरात्मा की आवाज है। इसका फ्यूचर क्या है? कुछ क्या नजर आता है आपको? मैं थोड़ा सा जी, पीछे ले जाऊं तो सुनो, क्योंकि एलियनेशन के ऊपर वेस्ट में बहुत काम हुआ है, और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर और पॉलिटिकल थिंकर में मिल साहब, यस मिल, नहीं सॉरी, मिल से पहले नहीं, हीगल। तो हीगल ने कहा कि ये जो एलियनेशन है, ये एलियनेशन क्यों होता है? तो राज सत्ता के प्रति आप लॉयल हैं, अब राज सत्ता ने एक निर्णय लिया कि इस जंगल से आपको निकलना होगा, जी, और आप निकल गए। सो अगेंस्ट योर ओन इंटरेस्ट आप राज सत्ता की बात मानते हैं, ये एलियनेशन। मार्क्स ने इस बात को आगे बढ़ाया, हीगल की बात को। मार्क्स ने कहा ये जो सारे काम करने वाले लोग हैं, ये जी, Workers- अपने उत्पादन के साधन के मालिक भी हैं। जैसे जूता बनाने वाला है, उसके पास जो साधन उसका वो मालिक है, बढ़ई है वो अपने यंत्रों का मालिक है। लेकिन जब दुनिया में मार्केट बड़ा हुआ तो ये जो उत्पादन का साधन है सेंट्रलाइज उससे मजदूर को अलग कर दिया गया, और उत्पादन के सारे साधन पे कंट्रोल कैपिटलिस्ट का हो गया। तो ये जो एलियनेशन है, मजदूर का एलियनेशन, ये एक बड़ा कारण है दुनिया में। तो स्टेट के द्वारा एलियनेशन, कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिज्म के द्वारा एलियनेशन। फिर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कहा कि इतना ही नहीं है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है। तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले ने जो कहा उसको नीचे वाले को मानना, उसके नीचे वाले को मानना, उससे नीचे वाले को मानना है। आप अपना माइंड में अप्लाई करते हो, आपका एलियनेशन होता है। यू आर ए कॉग इन ए मशीन, मशीन के पुर्जे की तरह एक मशीन में लगे हुए, आपको वही करना है बताए, तो ये एलियनेशन। गांधी ने कहा कि एक चीज से आपको एलियनेट नहीं किया जा सकता है, वो ये है कि अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे उससे आप एलियनेट नहीं करते, बाकी जो कर रहा है करता है। और फिर अगर इसकी आवाज आप सुनते हैं तो आप आज और अभी थोड़े थोड़े लेवल पर अपने को लिबरेट करते जाते सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा ये जो इन्होंने हमारी सारी जो इंडस्ट्रीज है, विलेज इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, हमारी जो कपड़े की Cottage, इंडस्ट्री है जी, इसको खत्म कर दिया। कुछ नहीं करना है हमको, इनको इनको नहीं एक्सेप्ट करना है, और अपने लिए आप खादी बनना शुरू करो। तो दैट एक्सटेंट आप अपने आप को लिबरेट कर लेते हो। हम अंग्रेजों से अपने आप, उनके शासन से सहमत नहीं है, इतना दिखाने के लिए केवल खादी का धोती कुर्ता पहनना काफी था, लोग समझ जाते थे कि ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ। ये एक ड्रेस ने आपको लिबरेट कर दिया कि हाँ हम अंदर से सिंबल दिया उसने। इसी तरह से आप कोई चीज कि हम ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उतना आपको अधिकार है। इसके बावजूद रहेगा तो वो लड़ाई है, सत्याग्रह उसके खिलाफ भी है, लेकिन आप अपना एक छोटा सा लिबरेटेड जोन क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं अगर आपके अंतरात्मा की आवाज है। और ये जो सत्याग्रह की शक्ति है, आपने पूछा ना सत्याग्रह की शक्ति क्या करती है, सत्याग्रह की शक्ति छोटे छोटे लिबरेटेड जोन क्रिएट करती है। ये छोटे छोटे लिबरेटेड जोन जो हैं ये आपको कैपिटलिस्ट ऑर्डर से लिबरेट करते हैं, ये राज सत्ता का जो जी, जी, दखल है उससे लिबरेट करते हैं, और आपको एक कम्युनिटी बनाने में मदद, ये कॉन्शियसनेस कॉमन टू ऑल है, उस ओर ले जाने में मदद। तो सर ये आप व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपील क्या करना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे जरूरी चीज जो है जिंदगी में वो ये कि आप अपने लिए एक आदर्श, और उस आदर्श
को आप छोड़े नहीं, वॉट एवर सेक्रीफाइस यू हैव, क्योंकि वो आदर्श जो है वही आपको आपकी अंतरात्मा से जोड़ता है। हमारा सब कुछ चला जाता है लेकिन उस आदर्श को जब हम पकड़े। गांधी के लाइफ की एक छोटी सी घटना बता दूं उससे पहले। गांधी जी छोटे थे तो उन्होंने बायोस्कोप में देखा कि हरिश्चंद्र का नाटक, तो उन्होंने सत्य को पकड़ लिया। पिता की सेवा, श्रवण कुमार का नाटक देखा, पिता की सेवा को पकड़ लिया। अब उन्होंने इस सत्य को, सेवा को विस्तार आदर्श। दिया, आदर्श बना, इसको हम नहीं जानते। जी। फिर क्या होता है, उनको किसी ने कहा कि अरे साहब अंग्रेजों से लड़ना है तो तुमको मीट भी खाना होगा, मीट भी खाने लगे। साहब मीट कहाँ से आएगा, तो थोड़ी सी चोरी भी किया उन्होंने, गांधी जी ने। और उनके प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखा। नहीं, लेकिन क्या चीज मैं जो कहना चाहूंगी कि अगर आप एक आदर्श को पकड़े रहेंगे तो बुराइयां अगर आपको घेरती भी हैं तो वो धीरे धीरे अपने एलिमिनेट आप कर देंगे उसको। आपको वो लपेट नहीं पाएंगे। अगर आपने सत्य को पकड़ लिया, अपने आदर्श को पकड़ लिया, ये जो है इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बोल तो- के काम से नहीं होगा। तो मेरे बताए आदर्श को नहीं, लेकिन आपके जीवन में एक आदर्श होना चाहिए जो जिस आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये सही है, उस आदर्श पे वो चलिए आप होना दुनिया चाहिए। बिल्कुल, इंसानियत सबसे ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर अभी गांधी जी जिंदा होते तो हालात में क्या एडवाइस देते हो? वो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो अपनी ताकत से इकट्ठी हो और अहिंसा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में लागू करे। अहिंसा मतलब ये केवल नहीं कि दूसरे को जी। चोट न पहुंचाए, चोरी भी हिंसा है, दूसरे का हक मारना भी हिंसा है, शोषण भी हिंसा है। तो इन सब के खिलाफ लड़ो। लेकिन ये हिंसा की ताकत से नहीं हो सकता, इसीलिए स्टेट पावर के थ्रू नहीं हो सकता। स्टेट पावर जो हिंसा के ऊपर टिकी हुई है, जो दंड शक्ति पर टिकी हुई, जो मिलिट्री पावर पर टिकी हुई है, वो अहिंसा का समाज नहीं बना सकती। अहिंसा का समाज बनाने के लिए अहिंसा को अपने जीवन में जितना लाएंगे जी। उतना ही आप नए समाज को बना सकेंगे, अहिंसक समाज को बना सकेंगे। तो अहिंसा के जरिए आप कंपोजिट रेवोल्यूशन करके सारे लोग, अपना भी और सारे लोगों के हक की बात कर सकते हैं। चलिए, इसी नोट पर हम आज का आपसे वार्ता खत्म करते हैं, फिर हम लोग कभी मिलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत देने का। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।